नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। जुमे की नमाज के बीच पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट। कानपुर पहुंचे मुस्लिम लीग सांसद को पुलिस ने लौटाया। जी हां दोस्तों, कानपुर में भड़की हिंसा के बाद जुमे की पहली नमाज है और इसके मद्देनजर पूरे प्रदेश में पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। कानपुर शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है और इसके लागू होने के बाद एक साथ 5 या इससे अधिक लोगों की भीड़ जुटने की अनुमति नहीं है और इसी तरह से अनुमति के बगैर कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। साथ ही संवेदनशील इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवानों की तैनाती की गई है। सीएम योगी ने भी इसके लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं और अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा है। और इस माहौल में कानपुर क्षेत्र का मुआयना करने आए मुस्लिम लीग सांसद बशीर को प्रशासन ने वापस लौटा दिया। दिल्ली से कानपुर ट्रेन से पहुंचे बशीर सर्किट हाउस में रुके हुए थे और पुलिस ने उन्हें वहां से बाहर भेज दिया। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि जुमे की नमाज को देखते हुए मस्जिदों के आसपास सुरक्षा सख्त की जाए और किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। लद्दाख में चीन के निर्माण को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा। कहा, देश के साथ विश्वासघात कर रही है सरकार। जी हां दोस्तों, लद्दाख सीमा पर चीनी निर्माण को लेकर एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि चीन भविष्य में कार्रवाई करने के लिए नींव बना रहा है और इसकी अनदेखी कर सरकार भारत के साथ विश्वासघात कर रही है। बता दें कि राहुल गांधी से पहले अमेरिका के जनरल ने लद्दाख सीमा पर चल रही चीनी निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया था। अमेरिकी जनरल चार्ल्स ए फ्लिन ने लद्दाख सीमा पर चीनी निर्माण को इसे चीन का अस्थिर करने का प्रयास और संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाला व्यवहार बताया था। अमेरिकी जनरल हिमालयी क्षेत्र में चीन की तरफ से निर्माण कार्य किए जाने पर बात कर रहे थे। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिकी जनरल ने कहा कि मुझे लगता है कि पश्चिमी थिएटर कमान में जो कुछ बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है वो चिंताजनक है। चीनी सेना की पश्चिमी थिएटर कमान भारत की सीमा से लगी है और उन्होंने कहा कि चीन का अस्थिर करने वाला और दबाव बनाने वाला व्यवहार उसकी मदद नहीं करने जा रहा है। अमेरिकी जनरल ने कहा था कि चीन लगातार अंदर की ओर सड़क बनाना बढ़ाता जा रहा है और ये अस्थिर करने वाला और नुकसानदायक व्यवहार है। इस क्षेत्र में इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। वहीं अब राहुल गांधी के बयान ने एक बार फिर लद्दाख में चीन के निर्माण पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले महीने ये सामने आया कि चीनी पूर्वी लद्दाख में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पैंगोंग झील के आसपास अपने कब्जे वाले क्षेत्र में एक अन्य पुल का निर्माण कर रहा है और वो ऐसा कदम इसलिए उठा रहा है ताकि सेना को इस क्षेत्र में अपने सैनिकों को जल्दी से जुटाने में मदद मिल सके। चीन भारत से लगे सीमावर्ती इलाकों में सड़कों और रिहायशी इलाकों जैसे अन्य बुनियादी ढांचे भी स्थापित करता रहा है और चीन का हिंद प्रशांत क्षेत्र के विभिन्न देशों जैसे वियतनाम और जापान के साथ समुद्री सीमा विवाद है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि राज्यसभा चुनाव से जुड़ी आ रही है। वोटिंग से पहले बदल गया माहौल, बसपा और बीजेपी को झटका, सुभाष चंद्रा की बढ़ गई मुश्किलें। राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान में सियासी पहिया अब तेजी से घूमने लगा है। बीजेपी और कांग्रेस के विधायक अपनी अपनी पार्टियों की बाड़ाबंदी में बंद हैं और इस बीच बसपा विधायकों के दल बदल से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है और इससे बसपा को तगड़ा झटका लगा है। वहीं बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल को 5 साल पुराने मारपीट के मामले में राजस्थान पुलिस ने दूसरी बार नोटिस जारी किया है। उन्हें 11 बजे कोटा के महावीर नगर थाने में पेश होने को कहा गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने विधायकों को उदयपुर से जयपुर शिफ्ट करेगी। ताज़ा हालात से बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा की परेशानियां बढ़ गई हैं। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव का दंगल अब रोमांचक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमों में हलचल तेज हो गई है। किलेबंदी को और मजबूत किया जा रहा है और इस बीच हाईकोर्ट ने बसपा को तगड़ा झटका देते हुए उसकी पार्टी के विधायकों के दल बदल से जुड़े मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के प्रार्थना पत्र को राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की वजह से स्वीकार करने से मना कर दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रिजेक्शन काफी नहीं, यूएस को फर्क बताने की जरूरत। मोदी सरकार को बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी की नसीहत, यूजर भी करने लगे सपोर्ट। जी दोस्तों, नुपुर शर्मा केस में मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाले बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को अब पर्यावरण को लेकर खड़ी खड़ी सुना दी है। स्वामी ने एक अमेरिकी रिपोर्ट को लेकर कहा कि इसे रिजेक्ट करना ही काफी नहीं है। अमेरिका
अमेरिका को अंतर बताने की भी जरूरत है। दरअसल अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की जाने वाली पर्यावरण सूचकांक में भारत को 180 देशों की लिस्ट में लास्ट का स्थान मिला है और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। सरकार की तरफ से कहा गया कि जिन मापदंडों के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई वो अवैज्ञानिक मापदंड हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। स्वामी का कहना है कि सिर्फ रिपोर्ट को ही रिजेक्ट नहीं किया जाए बल्कि भारत अपनी एक रिपोर्ट जारी करे। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि रिजेक्शन पर्याप्त नहीं है, भारत को अमेरिकी सूचकांक से हमारे सूचकांक में अंतर से अवगत कराने की आवश्यकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लाख टके का सवाल, कौन बनेगा अगला राष्ट्रपति? सोशल मीडिया पर छाया ये नाम। जी हाँ दोस्तों, देश को नया राष्ट्रपति 21 जुलाई को मिल जाएगा। 24 जुलाई को मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव 18 जुलाई को होगा। 29 जून को नामांकन की आखिरी तारीख होगी। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि राष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी का कौन उम्मीदवार होगा और विपक्ष किस चेहरे पर दांव खेलेगी। हालांकि कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम पर चर्चा चल रही है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए बीजेपी का पलड़ा राष्ट्रपति चुनाव में भारी माना जा रहा है। बीजेपी की ओर से बात की जाए तो राष्ट्रपति पद के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन, जगदीश मुखी, अनुसुईया उइके और इसी के साथ आरिफ मोहम्मद खान और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नाम पर चर्चा चल रही है। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की संभावना मजबूत बताई जा रही है। आंध्र प्रदेश से आने वाले वेंकैया नायडू पहली बार 1983 में विधायक बने थे। उसके बाद 1998 में पार्टी ने उन्हें कर्नाटक से राज्यसभा का सदस्य बनाया। वह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और फिर नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय मंत्री बने और 2017 से देश के उपराष्ट्रपति हैं। बीजेपी की ओर से दूसरे मजबूत प्रत्याशी केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हो सकते हैं। वो विभिन्न मुद्दों पर मोदी सरकार की नीतियों के मुखर समर्थक रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने चौंकाया। बीजेपी को हराने के लिए महाविकास अघाड़ी को वोट देने की कर दी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा की 57 में से 16 सीटों पर शुक्रवार को वोट डाले जा रहे हैं, जिस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। और जिन 16 सीटों पर चुनाव होना है उनमें महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक व हरियाणा की सीटें शामिल हैं। और इस बीच चौंकाने वाली बात महाराष्ट्र से सामने आ रही है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने शिवसेना के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार को वोट करने की घोषणा की है। AIMIM महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए हमारी पार्टी महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को वोट देने का फैसला कर रही है। AIMIM ने महाराष्ट्र के 2 विधायकों को कांग्रेस उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी को वोट देने के लिए कहा है। आपको बता दें कि 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में AIMIM के 2 विधायक हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। मोदी सरकार ने न तो देश से वफादारी निभाई और न ही जनता से। राहुल गांधी का भाजपा पर आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने न तो देश से वफादारी निभाई है और न ही जनता से। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में कहा कि वफादारी और अदाकारी में फ़र्क है। मोदी सरकार ने न तो देश से वफादारी निभाई न ही जनता से। मैं बात कर रहा हूँ महंगाई की। अगर आपको लग रहा है कि महंगाई आगे चलकर कम हो जाएगी तो आप गलतफहमी में हैं। आने वाले दिनों में मोदी सरकार के नए प्रहार के लिए तैयार हो जाइए। राहुल गांधी ने कहा कि RBI ने रेपो रेट में 0.5% का इजाफा किया है, जो अब बढ़कर 4.9% हो गया है। RBI के अनुसार 2022-23 में महंगाई और ज़्यादा बढ़ने वाली है। वहीं खुदरा महंगाई 6.7% रहने वाली है। उन्होंने दावा किया कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों ने आम जनता पर महंगाई का ऐसा बोझ डाला है कि अब लोगों के बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। होम, ऑटो, पर्सनल लोन और मासिक किस्त महंगी होंगी। कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि मध्यवर्गीय और नौकरी पेशा लोगों कहां जाएं और अपना परिवार कैसे पालें। इसी के साथ दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि कानपुर से जुड़ी आ रही है। कानपुर में धारा 144 लागू, जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रमुख औद्योगिक नगरी कानपुर को जुमे की नमाज के बाद झुलसाने की साजिश के बाद गृह विभाग अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। कानपुर में गुरुवार शाम से धारा 144 लागू कर दी गई है और इस दौरान पुलिस की टीमें हाई अलर्ट पर भी रहेंगी।
कानपुर में 3 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उपद्रव तथा हिंसा के बाद शहर को दंगों की आग में झोंकने के प्रयास में असफल लोगों पर नियंत्रण करने के क्रम में शुक्रवार यानी 10 जून को पुलिस ने धारा 144 लागू लगाने का फैसला किया है और शहर में आगामी त्योहार को देखते हुए धारा 144 लगाई गई है और इस दौरान शहर में सभी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। जेपीसी आनंद प्रकाश तिवारी ने इसका आदेश जारी किया है।